उपयोगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 पर बात करने वाले हैं। 1935 के अधिनियम पर बात करने से पहले हम लोगों को उस समय की सभी घटनाओं को ध्यान में रखना होगा। उन घटनाओं पर बात करना होगा कि किन परिस्थितियों में, किन कारणों से भारत शासन अधिनियम 1935 सामने आया, तो वो उस पूरे कालखंड को भी समझना होगा। तो चलिए बात करते हैं। शुरुआत होती है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों में ये प्रावधान था कि ये जो अधिनियम 1919 का है, इसके लागू होने के 10 वर्ष बाद, इन पूरे 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम के प्रभावों की समीक्षा की जाएगी। अर्थात ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस अधिनियम की सफलताएं विफलताएं क्या रही, और इस प्रावधान को ध्यान में रखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा करना था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1919 के जो प्रावधान थे, जैसे प्रांतों में द्वैध शासन या इसके और भी उपबंध, इनका भारत में भारतीयों द्वारा इस सीमा तक विरोध किया गया, इतना बड़े स्तर पर, इतना व्यापक स्तर पर विरोध हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को 10 वर्ष का इंतजार करना अब संभव नहीं रहा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 10 वर्ष के पहले ही इस अधिनियम 1919 वाले अधिनियम की समीक्षा करने का फैसला कर लिया। तो जो प्रावधान उसमें शामिल थे उसके अनुरूप बात करते हुए 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा कितने वर्ष में करनी थी? 10 वर्ष में करनी थी, परंतु समय से पहले ही एक आयोग का गठन किया गया, जिसे साइमन आयोग के नाम से आप जानते हैं। तो 10 वर्ष के पहले ही साइमन आयोग की स्थापना की गई। साइमन आयोग की स्थापना, साइमन आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? 1927 में की गई। 8 नवंबर 1927, 8 नवंबर 1927 को इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इन्हीं के नाम पर आयोग का नाम साइमन कमीशन हुआ। सर जॉन साइमन। 7 सदस्य थे इसमें। तो 7 सदस्यीय एक आयोग की स्थापना की गई नवंबर 1927 को। सभी सदस्य अंग्रेज थे। सबसे काम की बात, सभी सदस्य अंग्रेज। तो अंग्रेज थे, तो अंग्रेज होने के कारण भारत में विरोध हुआ। इसको श्वेत आयोग कहा गया। क्या नाम दिया गया?
श्वेत आयोग, जिस आयोग को भारत का भविष्य तय करना था, भारत में 1919 के अधिनियम कितने सफल और कितने विफल रहे, जिस आयोग को इसका आकलन करना था, समीक्षा करनी थी, उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होना, ये किसी भी आयोग के लिए जो भारत पर विमर्श करने वाला था, किसी भी आयोग के लिए उचित नहीं था। और इस आधार पर भारतीयों ने साइमन आयोग का पुरजोर विरोध किया, अधिकतम विरोध हुआ। कमीशन आयोग जो है 1928 में मुंबई आया, वो तिथि है 3 फरवरी 1928। आयोग मुंबई पहुंचा, डेट है फरवरी 3, 1928 को। और आयोग जहां जहां गया, चाहे वो मुंबई हो या करीब करीब पूरे भारत का आयोग ने भारत के कुछ हिस्सों का आयोग ने भ्रमण किया, आयोग को हर जगह भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आधुनिक भारत के इतिहास में आप जानेंगे कि साइमन आयोग का विरोध भी बड़े अजीब अजीब ढंग से हुआ था। कुल मिला जुला के ये कि आयोग का विरोध व्यापक स्तर पर हुआ, बृहद स्तर पर हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी आयोग ने अपना काम किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट जून 1928 को सौंप दिया। तो रिपोर्ट 30 जून 1928 को 30 जून 1930 को, जून 30, 1930 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दिया। और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, यद्यपि इस आयोग का विरोध हुआ, भारी विरोध हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इस रिपोर्ट जो तैयार किया आयोग ने, इस रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया गया। इस आयोग के रिकमेंडेशंस, इस आयोग के जो भी प्रस्ताव थे, सुझाव थे, उनको भारत शासन अधिनियम में बड़े स्तर पर स्थान दिया गया। तो इस तरह से हमने जो भूमिका देखी, उसमें भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम की भूमिका में साइमन आयोग का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी बीच एक और घटना हुई, उसको अगले पेज पे हम लोग देखते हैं। इसी बीच एक और घटना, भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड की बात कर रहे हैं हम लोग। लॉर्ड बर्केनहेड, लॉर्ड बर्केनहेड ने क्या किया, भारतीयों को चुनौती दे डाली, चैलेंज कर दिया कि आप साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं तो आपको मेरा चैलेंज है कि आप कोई संवैधानिक या संविधान का कोई ऐसा मसौदा तैयार कीजिए जिसमें आपकी सहमति हो, जिसमें आप सब समर्थन करते हो। मतलब ये कि क्या आप संविधान का निर्माण कर सकते हैं? अगर आप संविधान बनाने की योग्यता रखते हैं तो आपको खुली चुनौती है कि आप एक संविधान का मसौदा लेके आइए। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया।
कांग्रेस ने चुनौती स्वीकार की कि हम संविधान का मसौदा तैयार करेंगे। और उसी समय मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आप देखेंगे कि नेहरू समिति का गठन हुआ। क्या हुआ? नेहरू समिति बनी। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू आपकी अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में नेहरू समिति बनी। समिति में 10 सदस्य थे। 10 सदस्यों वाली समिति बनी और वो 10 सदस्यीय समिति ने 10 अगस्त 1928 को 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तो आपने देखा कि भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती देते हैं। कांग्रेस उसको स्वीकार करती है। उस चुनौती को स्वीकार करके पूरा करने के लिए एक नेहरू समिति बनाई जाती है। उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। 10 सदस्यीय समिति, उस समिति ने बहुत कम समय में, करीब करीब 2 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस प्रकार इस रिपोर्ट के माध्यम से एक तरह से भारतीयों के लिए बनने वाले संविधान को तैयार करना था। इस रिपोर्ट को थोड़ा सा महत्व दीजिए कि रिपोर्ट की मुख्य बातों को ध्यान लें आप। तो रिपोर्ट की मुख्य बातें या मुख्य सलाह क्या क्या थे उनको जरूर जान लें। ये सारे सलाह परीक्षाओं में समय समय पर पूछे गए हैं। पहला, औपनिवेशिक स्वराज की मांग। औपनिवेशिक स्वराज की मांग। क्या चाहिए? औपनिवेशिक स्वराज चाहिए। औपनिवेशिक स्वराज की जरूरत। दूसरा, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार। केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार, ये संविधान के मसौदे में शामिल किया गया। इसके अलावा प्रांतीय स्वतंत्रता की बात की गई। प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रांतीय स्वतंत्रता ये रखा गया मसौदे के अंदर। चौथी बात जो रखी गई, सर्वोच्च न्यायालय की तुरंत स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना की जाए। ये इसके अलावा देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना। 5, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन। ये था कि भाई देशी रियासतें केंद्र से या भारत से बाहर न रहें, इसकी मांग। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करना। 6वां, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करना, ये मांग थी मसौदे में। 7वां, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मौलिक अधिकार। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। मौलिक अधिकार,
कि संविधान के मसौदे में, नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार की भी बात की गई थी। इस प्रकार घटनाक्रम में, नेहरू रिपोर्ट में ये विभिन्न बातें संविधान के बनने वाले मसौदे में शामिल की गई, प्रस्तुत संविधान में शामिल की गई। नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया जिन्ना ने। अब एक बात आए, पूरे घटनाक्रम में जिन्ना साहब की बात करेंगे। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, नेहरू रिपोर्ट का इन्होंने विरोध किया। तो ये ध्यान रखें, नेहरू रिपोर्ट का विरोध, और इसी विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय मांग इन्होंने रख दी। 14 सूत्रीय मांग उसी समय 29 मार्च 1929, मार्च 29, 1929 में उन्होंने अपनी 14 सूत्री मांग रखी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, जिन्ना साहब ने। यहीं से अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। जो बात बर्केनहेड ने कही थी कि जो संविधान का मसौदा आप लाएं उस पर आप सबकी सहमति हो, जिन्ना ने विरोध किया। इस प्रकार बर्केनहेड को एक तो जवाब मिला कि संविधान बना लिया गया, संविधान का मसौदा तैयार करके उन्हें दे दिया गया, परंतु आम सहमति का अभाव था। ऐसी दशा में संविधान की व्यवस्था या संविधान के बारे में, सरकार के बारे में विचार करने के लिए ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन, इसी दौरान क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुए। तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण, गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन अपने आप में उनके समय थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय, 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932। इन 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए ब्रिटेन में, और इन गोलमेज सम्मेलनों के बाद संवैधानिक सुधारों की कुछ स्पष्टता आ गई। यानी ये जो गोलमेज सम्मेलन थे, इनका उद्देश्य क्या था, संवैधानिक सुधार की रूपरेखा तय करना। इस कार्य के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। गोलमेज सम्मेलन हम लोगों का अलग टॉपिक होगा, क्योंकि ये एक अलग मुद्दा रहेगा। हमें यहाँ इतना ही जानना है कि गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा तय की गई। उसके पश्चात लॉर्ड लिनलिथगो, जो उस समय गवर्नर जनरल वायसराय थे, उनकी अध्यक्षता में लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय की अध्यक्षता में, इन्हीं की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति बनी, संयुक्त समिति। तो ध्यान रखें कि इस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति बनती है, और उस संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर, और इस रिपोर्ट की, समिति की रिपोर्ट के आधार पर
1935 का भारत शासन अधिनियम बना। आधार पर 4 अगस्त 1935 को अधिनियम बना। यही अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना गया। इसे भारत शासन अधिनियम 1935 कहा गया। भारत शासन अधिनियम 1935, यहीं से इसकी भूमिका तय हो गई। और ये भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1935 बना। उन्नीस सौ 35, थोड़ा सा इसको हम लोग क्लियर कर लें। भारत शासन अधिनियम 1935 ये बन करके तैयार हुआ। इस तरह से आप देखेंगे कि किस प्रकार भारत शासन अधिनियम 1935 निर्मित हुआ। तो हमने पूरे घटनाक्रम पर विचार किया और पूरे घटनाक्रम पर विचार करके यहां तक पहुंचे कि भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियमित हो गया, सम्राट के हस्ताक्षर हो गए और इस तरह से 4 अगस्त को कंप्लीट हो गया और इसे लाया गया। इस तरह से अगर कोई अधिनियम की बात करें तो भारत में ये अंतिम भारत शासन अधिनियम के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इसके बाद पुनः कोई भारत शासन अधिनियम नहीं आएगा। ये व्यापक अधिनियम था। ये कैसा था? एक व्यापक अधिनियम, विशाल अधिनियम, व्यापक कानून या अधिनियम। कैसे व्यापक था, कैसे विशाल था? इसमें जान लीजिए कि 321 अनुच्छेद थे। 321 अनुच्छेद इसमें सम्मिलित थे। 10 अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे इसके। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये आज के संविधान का रूप आपको कुछ कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का जो भारतीय संविधान है वो इसी 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग, बहुत बड़ा हिस्सा इसी चीजों से लिया गया है। वर्तमान संविधान का सर्वाधिक हिस्सा इसी में आपको मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान क्या क्या थे, कौन कौन सी बातें इसके अंदर में थी। पहला इसमें महत्वपूर्ण बात है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना। पहली बात, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। कैसे हुआ? थोड़ा सा इसके अंदर में हमें जान लेना है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना कैसे हुई। तो 11 ब्रिटिश प्रांत, 11 ब्रिटिश प्रांत इसमें सम्मिलित हुए। 6 कमिश्नरी, 6 कमिश्नरियां में शामिल की गई। उसके अलावा देसी रियासतें, देसी रियासतें भी इसमें सम्मिलित की गई। जैसा कि आपने देखा, नेहरू रिपोर्ट में देसी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने की बात की गई थी, शामिल की गई, परंतु मामला कुछ ऐसा था कि ब्रिटिश प्रांत
अनिवार्य रूप में शामिल होंगे, कमिश्नरी अनिवार्य रूप में शामिल होंगी, लेकिन देशी रियासतों के शामिल होने की बात अनिवार्य नहीं की गई, स्वैच्छिक कर दिया गया, स्वैच्छिक कर दिया गया। और स्वैच्छिक हो जाने का दुष्परिणाम ये हुआ कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना अधूरी रह गई, क्योंकि देशी रियासतें भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। इस तरह से जो प्रस्ताव था ये मूर्त रूप न ले सका और अखिल भारतीय संघ बनाने का सपना अधूरा ही एक तरह से रह गया, वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि रियासतों को स्वैच्छिक अधिकार दे करके पहले ही उसके अंदर एक दुर्भावनापूर्ण बात कर दी गई, क्योंकि उन्हें पता था कि देशी रियासतें इसमें सम्मिलित नहीं होंगी। भारत टुकड़े टुकड़े वाला, छोटे छोटे तमाम भारत इसमें दिखाई दे रहे थे। ऐसी दशा में इसको स्वीकार करना संभवतः भारतीय के लिए तो कहीं से भी संभव नहीं था। एक अगला प्रावधान इसमें मिला, दूसरा प्रावधान, केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन। आपको याद होगा भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अब उसे समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की जानी थी, तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में जो द्वैध शासन था समाप्त। तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन, ये प्रावधान था, इसे समाप्त कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और उसे केंद्र के स्तर पर, अब कहां पर? केंद्र के स्तर पर लागू किया गया। तो द्वैध शासन, द्वैध शासन केंद्र में लागू। इस प्रकार द्वैध शासन केंद्र में लागू किया गया, राज्य में हटा दिया गया। कैसे लागू किया गया? तो केंद्रीय शासन प्रशासन के, केंद्रीय प्रशासन के जो विषय थे, इन विषयों को दो भाग में बांटा गया। द्वैध शासन लागू हो रहा है तो दो भाग में बांटा गया। एक भाग को कहा गया रक्षित विषय, रक्षित विषय, और दूसरे को कहा गया हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। तो एक तरफ रक्षित विषय, रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे, तो दूसरी तरफ हस्तांतरित विषय थे। रक्षित विषयों में जो विषय थे उसमें प्रतिरक्षा, रक्षा सुरक्षा प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, विदेशी मामले भी इसी में थे। धार्मिक विषय, धार्मिक विषय इसमें थे। धार्मिक विषय के अलावा आपको जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, इन चीजों को शामिल किया गया। इस प्रकार देखें तो इसमें जो विषय शामिल थे वो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय, जनजाति क्षेत्र आदि इसमें सम्मिलित किए गए। तो बाकी जो है हस्तांतरित विषय रहे। शेष में
हस्तांतरित विषय, आपको अब ये जानना है कि आखिर कैसे द्वैध शासन हुआ। तो जो रक्षित विषय थे इनका शासन, यानी इस विषय का शासन जो है गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को करना था। यानी इसका जो शासन था वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, इसका प्रशासन यहां से होना था। ये प्रशासन जो है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद से चलनी थी, जबकि हस्तांतरित विषय का जो प्रशासन था उसमें गवर्नर जनरल और मंत्री परिषद, इनका प्रशासन गवर्नर जनरल एवं मंत्री परिषद को करना था। हस्तांतरित विषय को कौन प्रशासित करेगा? गवर्नर जनरल, मंत्री परिषद, और यहाँ गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो करेगी। इस तरह से ये मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि ये लोग भारत सचिव के माध्यम से या भारत परिषद के माध्यम से, भारत परिषद के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे या ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। तो इस प्रकार भारत में जो उत्तरदायित्व का बात था, भारत में जो उत्तरदायित्व की बात होनी थी वो विधानसभा के प्रति जो थे वो केवल मंत्रियों, भारत मंत्री जो थे, भारत के जो मंत्री थे उनकी जिम्मेदारी थी, जबकि यहाँ की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी वो ब्रिटिश सरकार के प्रति, ब्रिटिश सम्राट के प्रति, संसद के प्रति थी। इस प्रकार आप देखेंगे कि दो तरह की व्यवस्था केंद्र में लागू की गई। एक का शासन गवर्नर जनरल, उसकी परिषद, भारत परिषद के माध्यम से ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार को, तो दूसरी तरफ गवर्नर जनरल मंत्री परिषद के माध्यम से यहाँ की विधानसभा का उत्तरदायित्व देखते हुए करेगा कार्य। ऐसे में आप देखेंगे कि दो तरह का प्रशासन यहाँ पर किया जा रहा है और इसी दो तरह के प्रशासन को केंद्र में द्वैध शासन के रूप में जाना गया। केंद्र में द्वैध शासन या द्वैध प्रशासन के रूप में इसे जाना गया। इस पूरे फिगर को आप जरूर समझें और उसे जानें। द्वैध शासन के बाद हम लोग अब अगली बात करेंगे, तीसरी बात होगी प्रांतीय स्वतंत्रता। प्रांतीय स्वतंत्रता या स्वायत्तता। इसकी बात की गई थी कि प्रांतीय स्वायत्तता दिया जाएगा। तो प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना एक तरह से हुई, ये पूरी बात हम लोग लिख लेते हैं कि इसकी स्थापना, बल्कि यहां स्वतंत्रता नहीं लिखें, स्वतंत्रता को आप बड़े स्तर पर हम लोग समझ लेंगे, इसलिए स्वतंत्रता को नहीं, स्वायत्तता को ही यहां पर ध्यान रखा जाए। तो प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना में क्या किया गया? प्रांत की जो सरकारें थी उनको विधि बनाने का अधिकार मिला, यानी विधि बनाने का, विधि निर्माण का अत्यांतिक अधिकार, पूरा एब्सोल्यूट पावर, अत्यांतिक अधिकार प्रांतों को मिला।
इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई। प्रांतों द्वारा जो भी उन्हें हस्तांतरित विषय प्राप्त थे या जो विषय उन्हें प्राप्त थे, उन विषयों में उन्हें विधि निर्माण की पूरी आजादी मिली, ऐसा लग रहा है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं था। केंद्र पर नियंत्रण नहीं था। जैसे कि प्रांतों के जो गवर्नर थे, यानी प्रांतों के गवर्नर अब सीधे ब्रिटिश सरकार से निर्देशित संचालित होने लगे थे। मतलब ये कि अब गवर्नर जनरल प्रांतों के गवर्नर को गवर्न नहीं कर रहे थे। एक अधिकार जो है प्रांतों में प्राप्त हुआ कि प्रांतों के गवर्नर अब सीधे ब्रिटिश सरकार से शासित होने लगे थे, अब उन्हें अधिकार प्राप्त हो गया था। इस प्रकार प्रांतों की स्वायत्तता प्राप्त हुई, जिसे प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना के रूप में हम यहाँ पर उसे जानेंगे। इसके अलावा एक और बात थी, संघीय न्यायालय की स्थापना। अगला प्रावधान इसमें जो था, संघीय न्यायालय की स्थापना, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये एक प्रावधान इसमें था कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। कैसे? दिल्ली में स्थापित हुआ। दिल्ली में इसमें जो न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 6 अन्य न्यायाधीश, 6 अन्य न्यायाधीश। इस तरह से एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इनकी नियुक्ति सम्राट, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा। तो इस तरह से भारत में गवर्नर जनरल का यहां कोई हस्तक्षेप नहीं। इस मामले में देखा जाए तो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके विरुद्ध, इस न्यायालय के विरुद्ध अपील केवल प्रीवी काउंसिल में हो सकती थी। इनके विरुद्ध जो अपील हो सकती थी वो केवल प्रीवी काउंसिल में और कहीं नहीं, प्रीवी काउंसिल में हो सकती थी। तो इस मामले में एक सर्वोच्च न्यायालय हुआ। 1 अक्टूबर 1937 से ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1 अक्टूबर 1937 से न्यायालय प्रारंभ हुआ, कार्य करना शुरू कर दिया। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, सर मॉरिस वेयर उनका नाम था, चाहे तो उनके नाम को भी शामिल कर लें। मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस वेयर, चलिए उनके नाम को भी शामिल कर लिया जाए। ये थे सर मॉरिस वेयर। इसके अलावा 2 भारतीय न्यायाधीश भी थे। इसके अलावा इसमें क्या, 2 भारतीय न्यायाधीश, 2 भारतीय न्यायाधीश। ये एक उल्लेखनीय बात कि 2 भारतीय न्यायाधीश इसमें
थे उनके नाम हम इसमें मेंशन कर लें। दो भारतीय न्यायाधीश कौन? एक प्रथम न्यायाधीश जो थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे, प्रथम न्यायाधीश वो जस्टिस M.R. जैकब। इसमें प्रथम जस्टिस M.R. जैकब और दूसरे जो भारतीय न्यायाधीश थे जस्टिस M.S. सुल्तान। जस्टिस M.S. सुल्तान। इस प्रकार दो भारतीय न्यायाधीश फेडरल कोर्ट में सम्मिलित हुए और भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई। 1 अक्टूबर 1937 से ये न्यायालय कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो न्यायालय की स्थापना 4 बातें हुई। 5वीं बात, इस अधिनियम में जो शामिल था, जो प्रावधान थे उसमें 5वीं बात, शक्तियों का विभाजन किया गया। तो शक्तियों का विभाजन, ये देख लें, शक्तियों का विभाजन हुआ। इसके लिए 3 विषय, 3 सूचियां बनाई गई। केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया? केंद्र व प्रांतों के मध्य, प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई, जिसमें संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इसके लिए संघ सूची बनाई गई, प्रांतीय सूची बनाई गई और समवर्ती सूची बनाई गई। इस प्रकार शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था भी इसमें हुई। संघ सूची में विषय जो थे वो 59 थे। संघ सूची में विषय 59, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषयों को रखा गया था। इस प्रकार 59 विषय, 54 विषय और 36 विषयों को रख करके एक अंतिम बात इसमें कि अवशिष्ट शक्तियां जो थी, अवशिष्ट व अन्य आपातकालीन शक्तियां, अन्य आपातकालीन शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियों के साथ ये गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल वायसराय को दे दिया गया। इस प्रकार शक्तियों का विभाजन हुआ। जैसा कि आज के संविधान में आप देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन है, संघीय व्यवस्था है, उसी प्रकार यहाँ फेडरल व्यवस्था के रूप में एक विभाजन किया गया और इस तरह से जो अवशिष्ट शक्तियां थी, आपातकालीन शक्तियां थी, वो गवर्नर जनरल को दे दी गई। इसके अलावा अगला प्रावधान जो था वो प्रांतों में विधानसभा, प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 11 प्रांत, कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में, 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 6 प्रांत ऐसे थे जहां 2 सदन थे। 6 प्रांत ऐसे थे जो द्विसदनीय थे, द्विसदनीय, जिसमें 2 सदन थे। विधान परिषद की व्यवस्था, यानी विधानसभा व विधान परिषद, ये 2 चीजों की व्यवस्था की गई, विधानसभा और विधान
परिषद की व्यवस्था 6 प्रांतों में की गई, द्विसदनीय। वो 6 प्रांत कौन थे? 6 प्रांतों के नाम बिहार, बंगाल, असम, बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, बंबई और मद्रास, मुंबई, मद्रास। इस प्रकार आपने देखा कि 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन हुआ। 6 प्रांत द्विसदनी बाईकैमरल बने, विधानसभा और विधान परिषद दोनों गठित की गई। वे 6 प्रांत थे बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, मुंबई और मद्रास। इस तरह से शक्तियों का विभाजन कर 11 में से 6 प्रांतों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों का गठन किया गया। इसके आगे भी कुछ प्रावधान थे, इसमें हम देखेंगे 6 के बाद 7वां। 1937 में जो चुनाव हुए वो इसी प्रावधान के अंतर्गत हुए। 7वें में देखेंगे 1937 के चुनाव जो विधानसभा के हुए वो इसी अधिनियम के अंतर्गत इसी के परिणाम स्वरूप किए गए। इसके अलावा 8वीं बात, वर्मा को जो है वो अलग कर दिया गया। वर्मा को 1935 ईस्वी में अलग कर दिया गया, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम से वर्मा को अलग कर दिया गया। 2 नए राज्य बने, उड़ीसा और सिंध। 9वीं बात, 2 नए राज्यों का निर्माण हुआ, उड़ीसा और सिंध प्रांत। ये 2 प्रांतों का, 2 प्रोविंसेस का निर्माण भी किया गया। केंद्र में द्वैध शासन आया, ये बात हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें इतने प्रावधान जो मुख्य थे वो इसमें सम्मिलित किए गए थे, जिसे अभी अभी हम लोगों ने देखा। अंत में अगर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे तो थोड़ा उसकी समीक्षा कर लें कि क्या रहा ये व्यवस्था। नंबर 1, अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। अखिल भारतीय संघ, इसकी स्थापना पूरी तरह से नहीं हो पाई। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, केंद्र में द्वैध शासन। दूसरी चीज, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, केंद्र में लागू। एक दूसरी चीज देखने को मिला। इसके अलावा जो जरूरी प्रावधान थे उसमें द्विसदनी प्रणाली, संघीय न्यायालय, ये सब चीजें आई, द्विसदनी प्रणाली आई। हालांकि बहुत हद तक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है हम लोग उसे करेंगे कि प्रांतों में जो स्वायत्तता मिली थी, मंत्रियों को या प्रांतीय विधानसभाओं को जो विधि निर्माण का जो अत्यंतिक अधिकार प्राप्त हुआ था वो बहुत मायने में सफल नहीं था, क्योंकि उन विधान परिषदों द्वारा पारित निर्णय को मानने के लिए गवर्नर या गवर्नर जनरल बाध्य नहीं थे। कुल मिला के अंतिम जो अधिकार थे वो गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास थे। ऐसी दशा में ये अधिनियम
जिन दावों को करता है वो पूरी तरह से सही नहीं है, यद्यपि वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से यह एक बहुत बड़ा कदम था जो भारतीयों को प्राप्त हुआ। जैसा कि हम लोग पिछली कुछ कक्षाओं से शुरू किए हैं बात, वो इसमें भी लागू करेंगे। वो ये कि फिर से हम लोग टॉपिक को एक बार सरसरी तौर पे देख लें, ताकि ऐसे विद्यार्थी, ऐसे प्रतियोगी जिन्होंने अभी अभी क्लास देखना शुरू किया हो या बीच में अगर उनसे कुछ मिसिंग हुई है तो वो पुनः एक बार इन चीजों को देख लें। कुल प्रक्रिया ये कि हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 देख रहे हैं। हम लोगों को ये देखना था कि उस समय में ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई, क्या बातें थी जिनकी वजह से, जिन कारणों से भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंदर ही एक प्रावधान था कि 10 वर्ष के अंदर इस अधिनियम के सफलता विफलता का आकलन किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा। यद्यपि भारत में राष्ट्रवाद की भावनाएं बढ़ चुकी थी, भारत में स्वशासन की मांग ने चरम प्राप्त कर लिया था, ऐसी दशा में ब्रिटिश सरकार को पहले ही 10 वर्ष का प्रतीक्षा नहीं करना, उसके पहले ही उन्होंने एक साइमन कमीशन की घोषणा कर दी। साइमन आयोग की स्थापना की घोषणा कर दी गई 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन को विचार करना था कि भारत में पिछला अधिनियम कैसा रहा और आगे किस प्रकार भारत में शासन संचालन किया जाएगा। इस अधिनियम जो आयोग बना, इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। क्योंकि इनका नाम जॉन साइमन था तो आपके ही नाम पर, जॉन साइमन के नाम पर इस आयोग का नाम साइमन आयोग पड़ा। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। सभी सदस्य अंग्रेज थे। सबसे कड़वी बात इसमें है कि सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे। जिस आयोग को भारत का भविष्य तय करना था, उस आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे। फिर क्या था? भारतीयों द्वारा इसका पुरजोर विरोध हुआ। कमीशन जब पहुंचा मुंबई फरवरी 1928 को, क्योंकि इसमें सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे तो इसलिए इसका नाम श्वेत आयोग भी कहा गया। ये पूरी तरह से गोरों का आयोग है। श्वेत यानी कि व्हाइट कमीशन। कमीशन जब मुंबई पहुंचा तो मुंबई से लेकर कमीशन जहां जहां गया, साइमन आयोग का बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया गया। फिर भी साइमन कमीशन ने अपना काम किया और 30 जून 1930 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसके आगे हम लोग देखेंगे, उसी समय क्योंकि साइमन आयोग का बहिष्कार भारत में हो रहा था, इस बहिष्कार को देखते हुए भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को संविधान का मसौदा बनाने की एक चुनौती दे डाली। कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो आप एक संविधान बना करके दिखा दो। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और तुरंत एक नेहरू समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय एक समिति का गठन हुआ। उस समिति ने विचार किया और इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। एक संविधान का प्रारूप भारतीयों द्वारा पहली बार रखा गया। इस रिपोर्ट की जो मुख्य बातें थी वो हमें देखना है। तो मुख्य बातों में सबसे पहली बात जो होनी चाहिए वो थी कि औपनिवेशिक स्वराज की मांग। दूसरी बात थी केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार ऐसा हो। तीसरी बात थी प्रांतीय स्वतंत्रता
स्वायत्तता नहीं बल्कि स्वतंत्रता की मांग थी। चौथी बात, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना की जाए। पांचवी बात, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन किया जाए। देशी रियासतें केंद्र से बाहर नहीं रहेंगी। अगला, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो थी वो भारत की एकता अखंडता को धीरे धीरे नष्ट कर रही थी, तो इसे समाप्त करने की बात की गई। मौलिक अधिकारों को इसमें सम्मिलित किया गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि नेहरू समिति की रिपोर्ट में जिन बातों को सम्मिलित किया गया वो सभी बातें परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इन्हें। इसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, कहा नहीं, नेहरू रिपोर्ट हम नहीं मानते हैं, और उन्होंने अपनी 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को अपनी 14 सूत्री मांग की घोषणा कर दी कि नहीं, हमें 14 सूत्री मांग चाहिए। अंग्रेजों द्वारा बांटो और राज करो की नीति खूब काम कर रही थी। जिन्ना ने अलग राह पकड़ी और इस तरह से गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया कि चलिए अब ऐसे नहीं डिसाइड होगा, अब गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से भारत का संवैधानिक भविष्य, भारत में संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा तय की जाएगी। तीन गोल सम्मेलन आयोजित किए गए। पहला गोल सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। इन गोलमेज सम्मेलनों में जो बातें हुई, जो चर्चाएं हुई और जो चीजें निर्धारित की गई, उससे और एक रिपोर्ट तत्कालीन गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति बनी, एक संयुक्त समिति, और इस संयुक्त समिति के आधार पर, ध्यान रहे, गोलमेज सम्मेलनों में हुई बात के आधार पर लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति बनी। संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया। तो ये अधिनियम बना भारत शासन 1935। ये अधिनियम अपने आप में बहुत व्यापक अधिनियम था, बहुत विशाल अधिनियम था। इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और इसके 14 भाग थे। जैसा कि वर्तमान संविधान है उसी तरह कुछ रूप प्रारूप आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम लोग अब इसके प्रावधानों पर बात करेंगे। इसके प्रावधान क्या थे? तो सबसे पहला प्रावधान अखिल भारतीय संघ की स्थापना। पहला प्रावधान था अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इसमें क्या हुआ कि 11 ब्रिटिश प्रांत बनाए गए, 6 कमिश्नरियां बनाई गई और देशी रियासतें भी इसी में थी। इनको मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनना था, परंतु ब्रिटिश प्रांत को तो इसमें शामिल होना अनिवार्य था, कमिश्नरी इसमें शामिल होनी जरूरी थी, लेकिन देशी रियासतों को शामिल नहीं किया गया, बल्कि उसे स्वैच्छिक रखा गया। देशी रियासतें चाहें तो भारत संघ में शामिल हो, चाहे तो भारत संघ में शामिल ना हो। ऐसी दशा में देशी रियासतें क्यों चाहेंगी कि वो भारत संघ में शामिल हो? फिर क्या हुआ? भारत संघ का निर्माण संभव नहीं हो पाया, अधूरा रह गया। दूसरा प्रावधान केंद्र में द्वैध शासन। हमने पढ़ा था कि भारत शासन अधिनियम 1919 में राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, परंतु अब केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करने का प्रावधान कर दिया गया। 1919 के अधिनियम में आपने देखा था, अब यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन है। कैसे है वो देख लें। केंद्र में जो शासन प्रशासन के विषय थे, उन विषयों को भी 2 भाग में बांटा गया, एक रक्षित विषय तो दूसरे हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले, जनजाति क्षेत्र, ये तमाम विषय इसमें थे, बाकी विषय हस्तांतरित विषय में थे।
रक्षित विषय जो थे इसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को यहाँ का प्रशासन संभालना था, और ये गवर्नर जनरल उसकी परिषद भारत परिषद के माध्यम से ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। जबकि जो गवर्नर जनरल और उनकी भारतीय मंत्रियों की जो मंत्री परिषद थी, इनकी जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति थी। आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार दो प्रकार की व्यवस्था लागू की गई। यह व्यवस्था इस पर अपने आप में भारी थी, इसलिए इसे केंद्र में द्वैध शासन के रूप में जाना जाता है। इसी तरह का द्वैध शासन पिछले अधिनियम में प्रांतों में दिया गया था। तो केंद्र के स्तर पर द्वैध शासन की बात हुई। इसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी कि इसमें प्रांतीय स्वायत्तता दी जा रही है। प्रांतीय स्वायत्तता इस मामले में क्योंकि प्रांतों को विधि निर्माण का आत्यंतिक अधिकार मिला हुआ था, अर्थात प्रांत या प्रांतीय परिषद जो भी विधि निर्माण करेंगे उस पर कोई रोक नहीं होगा, ऐसा कुछ अधिकार मिला, यद्यपि वो व्यवहार में नहीं थे। प्रांतों के गवर्नर, एक अच्छी बात यह थी कि प्रांतों के गवर्नर अब सीधे ब्रिटिश सरकार से गवर्न होने लगे थे। अब प्रांतों के गवर्नर के ऊपर भारत का गवर्नर जनरल वायसराय नहीं था। तो इस प्रकार प्रांतों में स्वायत्तता की स्थापना होती है। संघीय न्यायालय की स्थापना, अगला जो प्रावधान इसमें था, संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में हुई। एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। संघीय न्यायालय में ये नियुक्ति सम्राट स्वयं करते थे। इस तरह से यह न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायपालिका हुई, सर्वोच्च न्यायालय थी। इसके विरुद्ध अपील केवल और केवल प्रिवी काउंसिल में ही हो सकता था। प्रिवी काउंसिल में, सम्राट की काउंसिल में हो सकता था। 1 अक्टूबर 1937 से ये न्यायालय कार्य करना प्रारंभ कर दिए। इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर मॉरिस वेयर और 6 अन्य न्यायाधीश इसमें थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ कि 2 भारतीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में सम्मिलित हुए। 2 भारतीय न्यायाधीश, एक महोदय जस्टिस M.R. जैकब और एक जस्टिस M.S. सुल्तान। ये 2 न्यायाधीश थे जो सर्वोच्च न्यायालय में या संघीय न्यायालय में उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। इसके अलावा जो आगे के प्रावधान थे उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया। जैसा कि भारतीय संघ में है, शक्तियों का विभाजन हुआ। केंद्र और प्रांतों के मध्य में शक्तियों का विभाजन हुआ। शक्तियों के विभाजन में संघ सूची में 59 विषय दिए गए, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय। इसके अलावा अगर अवशिष्ट शक्तियां और अन्य आपातकालीन शक्तियों को गवर्नर जनरल और उस वायसराय और उसकी परिषद के लिए छोड़ दिया गया। प्रांतों में विधानसभा का गठन हुआ। 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया। उसमें से 6 प्रांत ऐसे थे जिसमें बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत, मुंबई और मद्रास, ये 6 प्रांत ऐसे थे जहां व्यवस्था द्विसदनीय की गई। विधानसभा और विधान परिषद दोनों का गठन किया गया। इस तरह अगली बात अब रिवीजन करते हुए 1937 के विधानसभा चुनाव भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही किए गए। एक अगली बात कि बर्मा को 1935 में अलग कर दिया गया। अब बर्मा की व्यवस्था अलग हो गई। उसके अलावा 2 नए राज्यों का निर्माण किया गया। उड़ीसा और सिंध 2 नए राज्य मिले। अगर इस अधिनियम की समीक्षा की जाए तो इसमें देखने को मिलेगा कि भारत संघ की स्थापना पूर्ण न हो सकी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन आया। तो सबसे खास बात है वो ये कि फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। प्रांतों में विधि निर्माण, प्रांतों को स्वायत्तता मिली और उतनी स्वायत्तता नहीं थी जितना कि हम इस बात से समझ सकते। स्वायत्तता ये कि अभी भी जो गवर्नर थे उनके पास
विधान परिषद द्वारा, विधानमंडलों द्वारा पारित जो कानून थे, विधियां थी, उनको मानना उनकी बाध्यता नहीं थी। वे चाहें तो माने, चाहें तो अस्वीकार कर दें। ऐसे में अभी भी विधान परिषद या विधानसभा, विधानमंडल जो है वो आत्यांतिक अधिकार नहीं रखते थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम संविधान का मूल आधार अधिनियम बना। इसमें लगभग आज के संविधान का 60% से अधिक हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। अब इन अधिनियम के कुछ और भी बातें हैं जो आगे घटित हुई, उनकी बात हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।